देश का सबसे ईमानदार नेता कौन? तो बड़ा मुश्किल सवाल है, मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो, बहुत मुश्किल सवाल। अक्सर कहा जाता है कि इंडिया के इलेक्शंस पैसा, जाति और ताकत के बल पर जीता जाता है, लेकिन 2010 के बाद इस पूरे खेल, इस पूरे षड्यंत्र को डाटा और एनालिटिक्स में बदल कर रख दिया एक ऐसे इंसान ने जिसे तुमने कभी किसी पॉलिटिकल रैली या इलेक्शन कैंपेन में तो बिल्कुल नहीं देखा होगा, लेकिन आज इस वीडियो के बाद तुम उसका असर जरूर महसूस करने वाले हो। ये वो शख्स है जिसने नरेंद्र मोदी को 2014 में दिल्ली तक पहुंचाया, नीतीश कुमार की 2015 की पॉलिटिकल मजबूत दीवार बनाई, कैप्टन अमरिंदर सिंह का पंजाब कमबैक, 2020 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में नई इमेज, और वहीं पर ममता बनर्जी और एमके स्टैलिन को 2021 में भारी जीतों से सीएम की सीट दिलाई। पार्टीज उन्हें हायर करती है सिर्फ एक वजह से, रिजल्ट। लेकिन एक डिकेड तक दूसरों को राजा बनाने के बाद अब ये किंग मेकर खुद ताज पहनना चाहता है, प्रशांत किशोर। 1977 में बिहार में जन्मा प्रशांत किशोर यानी पीके ने अपना करियर पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि यूएन के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट्स को शुरू कर बनाया। 2011 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर वो इंडिया लौट आए और वाइब्रेंट गुजरात जैसे कैंपेन से मोदी के ब्यूरोक्रेट्स के टच में आते हैं और अपने एनालिटिक स्किल से मोदी को इम्प्रेस कर डाला पहली ही मुलाकात में, जिसके बाद पीके ने 2022 गुजरात असेंबली इलेक्शंस की स्ट्रेटेजीज डिजाइन की और बीजेपी को एक क्लियर जीत दिलाई। ये उनके पॉलिटिकल कंसल्टेंसी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसके दौरान उन्होंने सिटीजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी सीएजी बनाया, एक कॉर्पोरेट स्टाइल वॉलंटियर ड्रिवन कैंपेन यूनिट जो उस वक्त इंडियन पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल था। 2014 के लोकसभा इलेक्शंस तक सीएजी मोदी के नेशनल कैंपेन्स का बैकबोन बन चुका था। डाटा ड्रिवन प्लानिंग मतलब हर एरिया में कौन सी एज ग्रुप के और कौन सी कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनकी डिमांड्स क्या है, ये सब जानकर स्ट्रेटेजीज बनाना। और माइक्रो लेवल वोटर्स एनालिसिस मतलब बूथ से लेकर गली गली के वोटर्स को पकड़ना और उन्हें समझाना और उन्हीं के हिसाब से रैलीज में स्लोगन्स और वॉलंटियर्स का काम तैयार करना। अब चाहे चाय पे चर्चा जैसे मास कनेक्ट इवेंट्स हो या 3D होलोग्राम रैली जो एक ही वक्त में कई सिटीज में मोदी को रिप्रेजेंट करती थी, और वॉलंटियर्स के लिए डैशबोर्ड बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सभी इनोवेशंस पीके की सोच से आई थी जो उस टाइम के ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग था। चाणक्य कहते थे, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। मतलब प्रजा के मन को समझकर उसे जीत लोगे तो राजा अपने आप खुश हो जाएगा, क्योंकि प्रजा उसे खुद राज ला देगी। मोदी जी की एक गरीब चाय बेचने वाले की इमेज, चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन सब सोची साजी स्क्रिप्ट्स थी। दरअसल यहाँ पर एक आम आदमी के स्ट्रगल को मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाया ताकि एक वोटर रिलेट कर सके कि ये भी हमारी तरह गरीब है और ये भी गरीबी रेखा से उठा हुआ है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों, आज भी वो वोटर जो खुद से रिलेट कर रहा था ऐसे प्रधानमंत्री को आज से 10 साल पहले, वो आज भी चाय ही बेच रहा है। हर एक पोस्टर, हर एक स्लोगन, यहाँ तक कि हर एक टीवी साउंड बाइट इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि एक इमोशनल वेव बने। हालांकि वो वेव इतनी मजबूत बनती है कि मोदी जी को सीएम की सीट से उठाकर ले जाती है हमारे संविधान की सबसे मजबूत सीट यानी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी पीएम की गद्दी तक। और फिर जीत हासिल करने के बाद असली गेम शुरू होता है। कुर्सी पर टिकने के लिए हर एक ट्रिक का यूज करती है रूलिंग पार्टी। खुद के नैरेटिव कंट्रोल्स और मीडिया कैप्चर्स तो छोटी बात थी, बल्कि एक वक्त था जब जनता की सिंपैथी से कुर्सी मिली थी और आज वही कुर्सी बचाने के लिए रूलिंग पार्टी पर वोट चोरी तक के आरोप लगने लगे हैं। एक गरीब चाय वाला की कहानी से शुरू हुआ था ये सफर और एक कॉर्पोरेट स्टाइल पावर प्रोजेक्ट बन चुका है, जहाँ का असली हीरो ना गरीब है ना चाय वाला, असली हीरो यहाँ का है मैनिपुलेशन। 2014 की इस पावरफुल जीत के बाद हमारे देश के सबसे डिमांडिंग स्ट्रेटेजिस्ट बन जाते हैं पीके। ऐसी ऐतिहासिक जीत दिलाने के बाद भी उन्हें बीजेपी में कोई अच्छा पद नहीं मिलता है, जिसकी नाराजगी उन्हें लौटा देती है बिहार की ओर, जहां पर 2015 में नीतीश कुमार के महागठबंधन कैंपेन की शुरुआत करते हैं। इस अलायंस में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस थी, जिसका ब्रीफ सिंपल था, मोदी की मोमेंटम को तोड़ना और इलेक्शन को फ्रेम करना। स्लोगन जैसे हर घर नीतीश सिर्फ पोस्टर तक सीमित नहीं थे, इनके पीछे बूथ लेवल प्लानिंग और हाउस टू हाउस टारगेट था। साथ ही क्विक रिस्पॉन्सिव सिस्टम बनाया गया, जहां हर एक पोजीशन के अटैक के बाद तुरंत जवाब दिया जाता था। बिहार में घर घर चिट्ठी जाती थी साइकिल के कैरियर में बंधी हुई। बिहार में घर घर चिट्ठी साइकिल के कैरियर पर बंधा हुआ कोई स्लोगन नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा इल्यूजन था कि सरकार आपके दरवाजे तक आ गई है। लेकिन बिहार के हर घर की असली समस्या थी बेरोजगारी, हेल्थ और माइग्रेशन, जो आज भी वही का वही है। ये सारी छोटी छोटी चीजें एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, जहाँ पॉलिटिशियंस आपको अपना करीबी महसूस करवाते हैं, लेकिन वास्तविकता में आप इनके एक्सपेरिमेंट्स के सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट बनकर रह चुके हो, इल्यूजन ऑफ कनेक्ट का, जो साबित होता है रिजल्ट से। ग्रैंड अलायंस की भारी जीत, जिस जीत के बाद नीतीश कुमार ने पीके को अपना एडवाइजर बनाया, वो भी कैबिनेट रैंक के साथ, और उन्होंने बिहार विकास मिशन शुरू किया। नीतीश के हर घर दस्तक और विकास के स्लोगन्स के बावजूद बिहार आज भी अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन से जूझ रहा है। लिकर बैन जैसे डिसीजंस ने और भी नई समस्याएं पैदा कर दी, कईयों की जान लेकर। ब्लैक में बिकती जानलेवा दारू, 3,19,000 करोड़ का कर्ज, जिसे आसान भाषा में समझो कि हर एक बिहारी के सर पर 25,000 का कर्जा है, जिसका कंक्लूजन निकल के आता है कि बिहार आज भी सेल्फ रिलायंट नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर है।
वहीं पर 2016-17 में सोनिया गांधी ने पीके को कांग्रेस के लिए रोप इन किया। पंजाब में तो पीके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिब्रांड किया एज पंजाब दा कैप्टन। वादे किए जाते हैं असली समस्याओं के कि किसान लोन माफ कर दिया जाएगा, ड्रग्स को जड़ से खत्म करके यूथ को जॉब तक दिलाने की बातें। और चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत हासिल करके पंजाब दा कैप्टन के स्लोगन तो चला दिया, लेकिन किसानों का कर्ज सिर्फ आधा माफ कर पाए। बात नशे की जाए तो गाँव-गाँव तक फैला हुआ है और बेरोजगारी का आलम वही जो और सरकारों में था। अब कांग्रेस के लिए पंजाब में तो स्ट्रेटेजी काम कर गई, लेकिन यूपी में फेल हो जाती है, जिससे ये साबित होता है कि पीके की चाणक्य नीति तभी काम करती है जब राजा खुद डिसिप्लिन फॉलो करे, क्योंकि तब तक सिर्फ राहुल गांधी का सर्कल तैयार नहीं था नए रिफॉर्म्स के लिए। पीके ने कांग्रेस एसपी अलायंस मॉडल क्राफ्ट किया और स्लोगन बनाया यूपी के लड़के, जिसका चेहरा थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो कि कंप्लीटली कोलैप्स हो गया, बीजेपी स्वैप कर गई। 2017 के बाद आंध्र प्रदेश में जाकर पीके जुड़ते हैं जगन मोहन रेड्डी से, जिसका कोर कैंपेन था प्रजा संकल्प यात्रा, एक 3648 किलोमीटर की पदयात्रा 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इस पदयात्रा का नाम रखा गया नवरत्नलू, जो बेसिकली 9 फ्लैगशिप वेलफेयर स्कीम्स का प्रॉमिस करती है, जैसे फार्मर्स वेलफेयर या जॉब से रिलेटेड। 2 करोड़ लोगों से जगन मिले, प्रोमिसेस लिखे गए, सिग्नेचर तक लिए गए, जिसका रिजल्ट हमें आगे जाकर देखने को मिलता है 2019 में, जहां पर कुल 175 सीट में से 151 सीट प्राप्त करते हैं जगन रेड्डी, जिसका पूरा श्रेय जाता है उनकी यात्रा और उनके प्रोमिसेस को, जिसमें अगले पूरे 5 साल के टेन्योर में जनता को थोड़ा बहुत रिलीफ तो मिलता है, लेकिन स्टेट की इकोनॉमी आज पूरी तरीके से कर्ज में है और रोजगारी आज भी एक सपना बनकर रह चुका उन लोगों का। लेकिन अपनी खुद की पार्टी, अपने खुद के स्टेट को छोड़कर पीके स्टेट टू स्टेट क्यों घूम रहे थे, उसका कारण है दोस्तों, 2018 में पीके को वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है जेडी पार्टी का, लेकिन सीडब्ल्यू और एनआरसी के मुद्दे पर नीतीश और पीके का जमकर क्लैश होता है, क्योंकि नीतीश इसे खुले तौर पर सपोर्ट कर रहे थे, उनके सपोर्ट में स्टेटमेंट्स जारी कर रहे थे, जो कि पीके को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और 2020 में जाकर उन्होंने पार्टी ही छोड़ दी। 2019 आंध्र प्रदेश के बाद 2020 में दिल्ली के लिए पीके ने अरविंद केजरीवाल को सिंपल सी एडवाइस सजेस्ट की कि पीएम से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करना और अपनी गवर्नेंस पर टिके रहना। आपने घर घर रिपोर्ट तैयार किए जैसे स्कूल का कोई रिजल्ट हो, गारंटी कार्ड सर्कुलेट किए और कैंपेन्स के स्कूल्स, मोहल्ला क्लिनिक्स, बिजली पानी पर सेंटर रखा, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा था कि कुल 70 सीटों में से 62 सीटें सिर्फ आपने कवर कर रखी थी। लेकिन एक आम आदमी के घर का रिपोर्ट कार्ड निर्भर करता है बिजली पानी और नौकरी पर। बिजली पानी तक तो ठीक था, लेकिन नौकरी में कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। 2019 के सेटबैक के बाद ममता बनर्जी के लिए पीके ने एक हेल्पलाइन शुरू की, दीदी के बोलो, जिसके ऊपर लोग अपनी प्रॉब्लम्स डायरेक्टली रख सकते थे। फिर आए बाकी के दूसरे सरकार कैंप्स, जहां पर डोर स्टेप्स पर सर्विस प्रोवाइड की गई गवर्नमेंट की। ममता बनर्जी का दीदी के बोलो हेल्पलाइन सिर्फ एक नंबर नहीं था, जो आम बंगाली को महसूस कराता था कि उनकी लीडर फोन उठाकर उनसे बात कर रही है। और फाइनली निकल कर आता है सबसे बड़ा नरेटिव, बंगाल वांट्स इट्स ओन डॉटर, मतलब बांग्ला निजेर मईकई चाय। ये आइडेंटिटी फ्रेम ममता को आउटसाइडर ब्लिट्स के अगेंस्ट बंगाल की ही बेटी बना दिया, जिसका रिजल्ट आता है 2021 के अंदर 3rd टाइम वापस रिपीट होती है टीएमसी वेस्ट बंगाल के अंदर। और फाइनली वो तमिलनाडु के अंदर एमके स्टालिन को सपोर्ट करते हैं, अपनी टीम को भेजकर, खुद वहां नहीं जा पाते। पीके ने इन्हें भी जीत दिलाई 7 मेजर वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर, जिनमें से मेन मुद्दे थे पेट्रोल प्राइस कट्स और नीट के ऊपर कार्रवाई। लेकिन जीत अपने नाम करने के बाद पेट्रोल प्राइसेस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था, और वहीं पर नीट जैसे बड़े मुद्दों पर अभी तक कोई हल नहीं, जो सबसे बड़ा यूथ इशू था। 2021 के बाद पीके ने बिहार में अपने ग्रास रूट कैंपेन शुरू किए, और जब 2022 में सोनिया गांधी और सीनियर लीडर्स ने फिर पीके को अप्रोच किया कांग्रेस रिवाइवल के लिए, जिसे पीके ने रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि उन्हें फुल मैंडेट नहीं मिल पा रहा था इस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करने के लिए राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि उन्होंने एक मीडिया में इनडायरेक्टली कहा, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्हें सब पता है। जब तक आप ये रिकॉग्नाइज नहीं करोगे कि आई नीड अ हेल्प, ही नीड्स समबडी हु कैन कम एंड एग्जीक्यूट व्हाट ही थिंक्स इज राइट, वो हो नहीं सकता है। लेकिन तब तक राहुल गांधी बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे कि पार्टी की इमेज किसी हायर्ड स्ट्रेटेजिस्ट से साफ नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर मेंबर्स ने ही इसकी इमेज खराब की है तो यही मेंबर्स अंदर से ही परिवर्तन ला सकते हैं और इमेज साफ कर सकते हैं। इसी सोच से उन्होंने एक नया रास्ता चुना, भारत जोड़ो यात्रा। ये एक सेल्फ रिलायंट ग्राउंड कनेक्ट स्ट्रेटेजी थी, जिसमें राहुल गांधी ने अपने पार्टी वर्कर्स और आम लोगों के बीच डायरेक्ट ब्रिज बनाया। इस पूरी यात्रा को खत्म होते होते पीके ने राहुल गांधी का एक नया अंदाज देखा। ये अलग राहुल था, जो एनालिटिक्स और स्लोगन्स पर नहीं बल्कि अपने मास कनेक्ट पर भरोसा करता है। उन्होंने कहा कि पार्टी एक्सेप्टेड हिम एज अ लीडर बट पब्लिक डोंट। कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं, उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन देश के नेता के तौर पर अभी वो उभर के आए कि नहीं, उसके लिए अभी समय है। जहाँ कुछ ही वक्त पहले वो राहुल के बारे में कहते नजर आ रहे थे। कांग्रेस के समर्थक हैं, जो राहुल जी के समर्थक हैं, सही में उनको भी हाथ जोड़ के कहना चाहिए कि सर आप 2 साल 3 साल ब्रेक ले लें, 2 साल ब्रेक ले लें, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लेट समबडी एल्स रन इट।
अगर कांग्रेस बेहतर करने लगती है तो भी आप आ सकते हो। मान लो कि 2 साल के आपके उस चेंज के बाद कोई असर नहीं होता, फिर भी आप वापस आ सकते हो। दोस्तों बॉटम लाइन बड़ी क्लियर है कि सोनिया गांधी ओपनली इनवाइट कर रही थी इन्हें कांग्रेस रिवाइव करने के लिए, लेकिन राहुल गांधी का इकोसिस्टम इन्हें कीज देने को ही तैयार नहीं था। और 2 अक्टूबर 2024 को फॉर्मली लॉन्च हुई जन सूरज पार्टी, जिसका विजन क्लियर था, क्रॉस कास्ट रिक्रूटमेंट, गवर्नेंस फर्स्ट प्लैंक्स और 2025 के बिहार इलेक्शंस फुल स्केल पर कंटेस्ट करना। आज बिहार के कई दिग्गज लीडर्स अपनी लेगेसी पार्टी छोड़कर जन सूरज को ज्वाइन करने आ रहे हैं। ये एक अर्ली साइन है कि पीके अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टिंक्ट अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यूज कर रहे हैं। दोस्तों पीके ने ये साबित कर दिया कि डाटा, दिमाग और डिसिप्लिन से आप आम आदमी की साइकोलॉजी का इस्तेमाल अपनी वोट बनाने में कर सकते हो, जो उनकी ड्यूटी थी और उन्होंने काफी अच्छे से निभाई, बिकॉज ही पेड वेल फॉर दिस। पर इन सब के बीच खड़ा होता है एक सवाल कि आम आदमी की फीलिंग्स का क्या। एक हार्डवर्किंग लीडर जो सच में अपने एरिया में सड़क, स्कूल, पानी के लिए फाइट करता है, उसका क्या। अगर वो रूलिंग पार्टी का हिस्सा नहीं है तो उसके बजट को फॉर श्योर रोका जाएगा। अगर वो अपोजिशन पार्टी में है तो उसकी आवाज दबाई जाएगी। और फिर आती है पार्टी वेव, जो सिर्फ एक ही तरफ के कैंडिडेट को एडवांटेज दे देती है, चाहे उसने ग्राउंड पे काम किया हो या नहीं किया हो। ये नाइंसाफी है, आम जन के साथ गद्दारी है, क्योंकि एक लीडर को चूज करके उसे वोट देने की जगह हम एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट करते हैं, और पार्टी के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट जैसे पीके एंश्योर करते हैं कि तुम इमोशन से वोट दो, ना कि अपनी समझदारी से। लेकिन अब समय आ चुका है कि हम हमारे इमोशंस को कंट्रोल करें। हर पोस्टर, हर स्लोगन, हर चाय पे चर्चा या दीदी के बोलों के पीछे की स्ट्रेटेजी को समझना होगा। और वोट देते वक्त हमेशा याद रखना कि कौन अपने क्षेत्र के लिए ईमानदारी से काम करता है, क्योंकि पार्टी का नाम भले ही बड़ा हो सकता है, लेकिन एक लीडर का नाम छोटा हो या बड़ा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी गली की समस्याएं वही सॉल्व करेगा। बिकॉज लेट्स फेस इट, जहां मनुष्य के कदम होंगे वहां पर 100% अच्छाई और सच्चाई नामुमकिन है। एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर। हमारा काम यही होगा उसी एक्सेप्शन को ट्रेस करना, क्योंकि वोट हमें देना है एक डिजर्विंग कैंडिडेट को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो या फिर इंडिविजुअल खड़ा हुआ हो। क्योंकि सिर्फ तभी हमें पॉलिटिक्स डिवाइड नहीं कर पाएगी, बल्कि एम्पावर करेगी। तभी हमारा देश, हमारा राज्य हमें वैसा मिलेगा जैसा हम डिजर्व करते हैं। जय हिंद।